Right, we have to start our class. ओके, ठीक हो गया। ठीक है जी, एस्ट्रोनॉमी से स्टार्ट करते हैं हम साइंस का, क्योंकि पिछली क्लास हमने जो है ली थी ह्यूमन साइंसेस में से, जिसमें हमने बायोलॉजी में ऑर्गन्स और उसके जो है सिस्टम्स को डिस्कस किया। अब जरा हम जो है जिसके अंदर हम जिसको अर्थ साइंसेस कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, उसको जरा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। मैं जरा स्लाइड्स मूड में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। इज इट इन स्लाइड मूड्स? राइट, ओके। तो हमारा जो टॉपिक है ये स्लाइड मोड में नहीं कन्वर्ट हो रहा। ओके, तो सबसे पहले जो है हम क्योंकि यूनिवर्स की बात करते हैं, तो जी यूनिवर्स को मेजर करने के जो पैरामीटर्स हैं वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है। सबसे पहले यूनिवर्स क्या है जरा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जी यूनिवर्स कहते हैं जी टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग जो कि अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि पूरी कायनात का फलसफा, जिसमें गैलेक्सीज हैं, टाइम है, मैटर है, स्टार है, स्पेस है, एनर्जी है, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, प्लेनेट है, मिट्योर है, ये सारे जो भी सेटअप है, सब सब कुछ को हम कहते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स एक वास्ट फील्ड हो गई। जैसे कि आप अब देखें, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज भी आ जाती हैं, यूनिवर्स के अंदर जो है प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, यूनिवर्स के अंदर जो है आपके स्टार्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स सब कुछ आ जाते हैं, एवरीथिंग। सो दिस इज कॉल्ड, वी कैन से, द यूनिवर्स। और अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स की जो एज है वो अराउंड 14 बिलियन ईयर्स अगो है। 14 बिलियन ईयर्स जो है वो अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द यूनिवर्स बताई जाती है। अब इस एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं बेसिकली, वो दो तरीकों से इस यूनिवर्स की एज को फाइंड आउट करते हैं। बाय लुकिंग एट द ओल्डेस्ट स्टार, पुराने जो सितारे होते हैं, बहुत ही पुराने स्टार्स, उनको लोकेट करते हैं। उसके बाद रेट ऑफ एक्सपेंशन, कितने रेट पर ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, और एक्सट्रापोलेट करते हैं उसको बिग बैंग के साथ कि कितने साल पहले जो है वो बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये जो यूनिवर्स है उसको फिर जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, जिसको कहते हैं अर्थ डिस्टेंस। अर्थ क्योंकि एक प्लेनेट है, उसका सन से कितना बड़ा डिस्टेंस है, तो उसको मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और लाइट ईयर जो कि डिस्टेंस, जो कि लाइट ट्रेवल करती रहती है थ्रू आउट द यूनिवर्स, उसको मेजर करने के लिए। अच्छा जी, यूनिवर्स एक कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो मैं जरा ये इसके कंपोनेंट्स है इसको बाद में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहले ये जो टॉपिक हमने यूनिवर्स का स्टार्ट किया उसको जरा डिस्कस कर लें। जी यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए फोर थ्योरीज हैं, जिसको हम कहते हैं, एक द बिग बैंग थ्योरी, जो कि बात कहती है कि ये जो यूनिवर्स है इसका ओरिजिन एक जायंट एक्सप्लोजन के साथ हुआ है, और वो एक्सप्लोजन जो है कोई 18,000 मिलियन साल पहले हुआ था। ठीक है। उसके बाद एक और थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन थ्योरी। और यह इन्फ्लेशन थ्योरी ये बात कहती है कि ये जो यूनिवर्स है वो अंडरवेंट जो है एक्सट्रीम रैपिड एक्सपेंशन आफ्टर एन ओरिजिनल इवेंट। जैसे बिग बैंग हुआ उसके बाद यूनिवर्स एक्सपेंड होता गया है, और ये आज तक एक्सपेंड होता रहा है। और इस थ्योरी को जो है वाइडली एस्ट्रोफिजिक्स में एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद यूनिवर्स की एक और थ्योरी है जिसको हम ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहते हैं, और ये बात कहती है कि ये जो है यूनिवर्स की एक्सपेंशन होती रहेगी, और एक टाइम के बाद जो है एक और बिग बैंग होगा। और ये बिग बैंग जो है इस बार ये कंट्रैक्शन जो है, गैलेक्सीज आपस में जब यूनाइट होकर कोलिजन करेंगी, तो ये एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन जो है वो एक बिग बैंग होगा, और ये यूनिवर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और यूनिवर्स की जो थ्योरी है जिसको हम स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। स्टेडी स्टेट थ्योरी कहती है कि नाइदर यूनिवर्स कभी ओरिजिनेट हुआ ही नहीं, ये तो सदियों से है, और ना ही कभी ये खत्म होगा। ये जैसे भी ये जो मैटर है वो खत्म होता जाएगा, नया मैटर उसकी जगह रिप्लेस करता रहेगा। तो ये यूनिवर्स तो एक खत्म होने वाली चीज है, कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका।
जो इन्फिनिटी है यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स का फ्यूचर क्या हो सकता है जी? यूनिवर्स के फ्यूचर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रगल बिटवीन एक्सपेंशन कितनी है और पुल ऑफ ग्रेविटी कितनी है। ये क्लोज यूनिवर्स होगा, फ्लैट यूनिवर्स होगा, ओपन यूनिवर्स होगा, ये एक हाइपोथेसिस टॉपिक है। तो जी यूनिवर्स का टॉपिक था, मैंने उसको एक्सप्लेनेटरी किया, और ये पास में सरा मल्टीपल डायमेंशन से क्वेश्चन जो हैं आ चुके हैं। आप में साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त मोहम्मद रहीम, और थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, नायरा कमल एंड जरमी खान। ठीक है जी, आप सब जो है 2023 में बैठने जा रहे हैं पेपर में, आप बता सकते हैं। ठीक है जी। ओके ओके सर, ग्रेट ग्रेट। जी बिल्कुल, पीपीटी जो है वो एक्चुअली फुल साइज हो नहीं रही, इट इज इन पीडीएफ फॉर्मेट। मैं ट्राई करूंगा इसको जो है नेक्स्ट टाइम कन्वर्ट करने में। तो जी गैलेक्सी जो है क्या है? ग्रुप ऑफ बिलियन स्टार जो कि हमारे स्पेस के अंदर यूनिट एज ए यूनिट ट्रांसफर करते रहते हैं। लेकिन गैलेक्सीज जो है वो बेसिकली डॉटेड लाइक आइसलैंड्स हैं यूनिवर्स के अंदर, एक ह्यूज कलेक्शन है गैस का, डस्ट का और बिलियन स्टार्स का हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। और ये सब यूनाइटेड हैं टुगेदर ग्रेविटी की विद दी हेल्प के साथ, यानी ग्रेविटेशनल बाउंड जो है, यानी आप कहते हैं एक कॉम्बो बॉक्स, उसके अंदर आप स्टार्स को भी भर लो, प्लैनेट्स को भी भर दो, डस्ट को भी भर लो, डर्ट को भी भर लो, मून्स को भी भर लो, उस कॉम्बो बॉक्स को आप कह दो कि भाई ये गैलेक्सी है। अब एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। हम एक प्लेनेट पर रहते हैं, इस प्लेनेट का नाम है अर्थ। अर्थ एक जो है वो पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, और सोलर सिस्टम एक स्मॉल पार्ट है किसका? मिल्की वे का, गैलेक्सी का। और मिल्की वे क्या है? वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। तो जी स्पाइरल गैलेक्सी क्या है? टाइप ऑफ गैलेक्सी है। तो भाई गैलेक्सी क्या है? यूनिवर्स का पार्ट है। तो देखिए ये एक अम्ब्रेला है जो कि खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, कि कशा। तो ये अब आपको क्लियर हो गया। अब ये टाइप्स ऑफ गैलेक्सी क्या है भाई? तीन टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, स्पाइरल, इलिप्टिकल और फिर रेगुलर। अब देखें कि दुनिया में अगर इसकी यूनिवर्स के अंदर बात की जाए, तो दुनिया में जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो 20% है सिर्फ। 60% इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं, और इरेगुलर गैलेक्सीज कितनी है जी? वो 20% है। मैं ट्राई करता हूँ इसको फुल स्क्रीन करने का, शायद ये फुल स्क्रीन हो जाए। जूम जी, पेज को हम जूम कर सकते हैं। फिट हाइट पे आई थिंक ये पेज जूम नहीं हो सकता, स्लाइड जूम नहीं हो पा रही रहीम डियर। तो फिर ये जो गैलेक्सीज की टाइप्स मैंने आपको बात कर दी कि ये एलिप्टिकल हैं, ये 60% गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और काफी जो है M87 इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इरेगुलर की जो है वो दुनिया में 20% है। और मैगेलेनिक क्लाउड जो है वो उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, मैं ये शेयर करूंगा आप सबके साथ। स्टार से पहले हम फिर जो है एक और कॉन्सेप्ट को करेंगे जो कि सोलर सिस्टम है, वो इस पीपीटी का शायद पार्ट नहीं है, लेकिन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर सोलर सिस्टम टॉपिक, देन इनको फिर एक्सप्लेन करते जाएंगे। सोलर सिस्टम जी, सोलर सिस्टम वो हमारे पार्ट है मिल्की वे का। और हमारा सोलर सिस्टम जो है वो कंपोज्ड है किसका? इस सन का, और एवरीथिंग जो उसके साथ बाउंड है ग्रेविटी की हेल्प के साथ। यानी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स आ जाते हैं, डार्क प्लैनेट्स आ जाते हैं, मून्स आ जाते हैं, एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, कॉमेट्स आ जाते हैं, मेटेओर्स आ जाते हैं, और ये भी ग्रेविटेशनली बाउंड है। लेकिन इस बार ग्रेविटेशनली बाउंड जो है वो ये सारे सन के साथ है। और इसकी एज जो है वो 4.571 ईयर बिलियन जो है वो बताई जाती है एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक। और हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, ये जरा मैं स्लाइड्स पर डिस्कस करता हूँ। सन जो है वो हमारा सेंटर है सोलर सिस्टम का, और हम इसकी फॉर्मेशन अगर इसमें डिस्कस है देख रहे हैं।
सोलर सिस्टम की एक्सप्लेनेशन। सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, जिसको हम चार जो है इनर कहते हैं और चार आउट कहते हैं। चार जो है वो रॉकी हैं, ये इस तरफ चले जाएं तो ये रॉकी हैं, स्मॉल इन साइज है। और ये चार जो है वो लार्ज इन साइज है, गैसियस हैं, आइसी हैं। ये नियर टू सन है, ये फार फ्रॉम द सन है। ठीक है। ये जो मार्स और वीनस है, इनको ट्विन प्लेनेट कहा जाता है। ये मरकरी क्लोजेस्ट टू सन है, छोटा, सबसे छोटा छोटा और जल्दी जल्दी रोटेट होने वाला, ये मरकरी प्लेनेट है। और अर्थ, ये ओनली इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ये जो है वाटरी प्लेनेट है और ओनली लाइफ यहीं पर है। इसको रेड प्लेनेट कहा जाता है, अभी एक नासा ने इसकी एक्सप्लोरेशन की है। और फिर वेनस, इसको हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है, लेकिन मेरा फंक्शन आपको इसकी फॉर्मेशन भी बताना है। 4.5 बिलियन ईयर अगो जो है, ये एक डेंस क्लाउड था जिसको इंटरसेलर गैस और डस्ट कहा जाता था। इस क्लाउड ये कोलैप्स होने के बाद एक शॉक वेव क्रिएट हुई, वो जिसको कहते हैं एक एक्सप्लोडिंग स्टार, जिसको हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। जब ये क्लाउड डस्ट का एक्सप्लोड हुआ तो उसके अंदर से एक फॉर्मेशन हुई सुपर सोलर नेबुला की। और ये वही सोलर नेबुला थीसिस है जो कि सोलर सिस्टम और यूनिवर्स की क्रिएशन में एक्सप्लेनेशन रोल प्ले करती है। तो जरा, अब ये जो इस सोलर नेबुला, ये स्पिनिंग स्विरलिंग डिस्क ऑफ मटेरियल था, तो सेंटर पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि मोर मटेरियल की तरफ स्प्रेड होने लग गया। और प्रेशर इतना कोर के अंदर इंक्रीज हो गया कि हाइड्रोजन एटम्स ने हीलियम एटम्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। और एक बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज किया। और इस रिलीज ऑफ एनर्जी के बाद हमारा सन जो है वो फॉर्मुलेट हुआ। और सन ने सोलर सिस्टम का 99% मास को अक्यूमुलेट कर लिया। बाकी में जो मैटर बने थे वो डार्क, कुछ मैटर जो है कंबाइंड हो गए। और कंबाइंड होने के बाद जो है प्लैनेट्स बन गए, जो बिगर मटेरियल कंबाइन हुए वो प्लैनेट्स बन गए। जो जो बन गए पार्ट्स ज्वाइन होकर छोटे स्मॉल पॉइंट्स बना दिए उन्होंने, वो बन गए मून्स, वो बन गए डॉर्फ प्लैनेट्स, वो हो गए कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, स्मॉल इरेगुलर मून्स बन गए, मिटियोर्स बन गए। तो जी सन क्या है, अब जरा हम ये प्लैनेट्स पर डिस्कस कर लेंगे। हम जरा सन की तरफ आते हैं, हमारे शायद इसके अंदर ये थ्योरी इसकी में। अच्छा जी, सन। सन जो है एक हॉट बॉल है ऑफ गैस, ग्लोइंग गैसेस एट द हार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट है। और ये इसका एक्सटेंशन जो है बियॉन्ड ऑर्बिट्स ऑफ नेपट्यून एंड प्लेटो तक, ये जो है इसकी एक्सटेंशन है। और इसके बगैर जो है वो एनर्जी और हीट जो है अर्थ पे नहीं हो सकती। सन का बड़ा रोल है। अगर हम सन की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए 71% इसकी कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन की है और 27% जो है वो हीलियम है। बाकी जो गैसेस हैं, अगर मैं इस पट्टी को जरा ऊपर ले जाऊं, इस पट्टी ने तंग किया है, ऊपर ले जाओ इस पट्टी को। ओके जी। अब आप बाकी गैसेस देख पा रहे हैं, नाइट्रोजन है, नियोन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सल्फर है, ये इसकी कॉम्बिनेशन है। और फिर अगर हम इसमें बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये जो अगर हम एटम्स की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स, तो 91% हाइड्रोजन हो जाता है और 8.9% हीलियम। और मास में ये 70 और 27 बन जाता है बाय मास। सन के जी 6 रीजन है। ये स्लाइड शेयर शायद काम नहीं कर रही, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी। तो जी सन की अगर हम बात करें तो सन के 6 रीजन हैं जिनको हम कहते हैं। फर्स्ट, कोर। आप यहाँ रीजन देखिए, कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमा और कोरोना। ठीक है। आपको यहाँ पिक्चर में क्लियर जो है वो नजर आ रहे होंगे। ये 6 रीजन है। और हम इनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स सन की बात बताना चले, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सन का, जो जी एवरेज डायमीटर है वो 8,64,000 माइल्स है। और वो सन के 109 द साइज ऑफ अर्थ है। और अगर हम इसकी रोटेशन पीरियड बता दें तो वो 27 दिन है। और जो सन का, जो हम रोटेशन एट द पोल्स, वो 36 दिन है।
कंपोजिशन में मेजर कंपोनेंट जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम। तो दिस वाज द सोलर सिस्टम एंड देन सन। वी हैव टू नाउ मूव ऑन अदर टॉपिक्स, प्लैनेट्स, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस नहीं किए थे आपके साथ प्लैनेट्स, तो मैं प्लैनेट्स डिस्कस कर लेता हूँ। दीज आर द 8 प्लैनेट्स। और प्लैनेट बेसिकली क्या है जी? प्लैनेट कहते हैं कि जो ये 2009 के बाद डेफिनेशन आई प्लैनेट की, कि प्लैनेट के 3 काम होते हैं। इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार, किसी स्टार के पास ऑर्बिट करेगा। तो सबसे बड़ा स्टार तो सोलर सिस्टम में वो सन है। उसकी जो इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव इनफ ग्रेविटी, ग्रेविटी बहुत हाई होनी चाहिए। क्यों? जब ग्रेविटी हाई होगी तो वो स्पेरिकल शेप बना देगा अपना। और वो इतना बिग इनफ होना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी उसके सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर कर सके। और इसी बेसिस पर तो प्लेटो को 2009 में बाहर निकाला गया, क्योंकि प्लेटो की कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी और उसका जो सराउंडिंग था और वो मैच नहीं कर पाता, इसलिए प्लेनेट उसको डार्क प्लेनेट का नाम दिया गया। और प्लैनेट्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने बात बताई। टेरेस्टेरियल, जो कि हम इनर प्लैनेट्स की बात करते हैं, जिसमें मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स हैं, जो सॉलिड है, रिलेटिवली डेंस है। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जिनको हम रिंग प्लैनेट्स भी कहते हैं, वो बेसिकली जो है वो गैसियस और हाइड्रोजन हीलियम गैसेस का स्ट्रक्चर है, जिनमें जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून आ जाता है। इनकी साइज जो है वो लार्ज है। जो डार्क प्लैनेट्स हैं वो बेसिकली 5 हैं, जिनमें प्लूटो, इरिस, कैरस और मैक मैक जो है वो बड़े डार्क प्लैनेट्स हैं जी। अब जरा हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना मून की तरफ आ जाते हैं। आई थिंक वी हैव अ मून इन दिस टॉपिक। ये सारे जोन्स मैं बयान कर चुका हूँ आपके साथ। और जरा नेक्स्ट टॉपिक हम, अच्छा जी, मून। अगर हम मून की बात करें तो हम मून को जो है नेचुरल सैटेलाइट्स भी कहते हैं। जरा डिस्कस, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा जी। अच्छा जी, मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है एक, और ऑर्बिट प्लैनेट्स हैं और एस्ट्रॉयड है इन द सोलर सिस्टम। अर्थ का एक मून है। और दुनिया में जो है कोई ये यूनिवर्स के अंदर देयर आर 200 मून्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो है वो 200 मून है। हमारे जो मून का नाम ल्यूना है। और फेजेस ऑफ मून, मून के 8 फेजेस होते हैं जी। पहला फेज जो है वो न्यू मून है, जिसके अंदर वी कैन नॉट सी द मून। और जब जो है व्हेन इट इज अ न्यू मून। और जी वैक्सिंग क्रेसेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वी सी द वैक्सिंग क्रेसेंट, जब जो है वो एक थिन क्रेसेंट लाइट हमें नजर आती है। ये मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, शायद हमारे पास पिक्चर्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, ल्यूना कहा जाता है नेचुरल सेटेलाइट है। और जी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये कोई 363 फ्रॉम जो है वो फार अवे है फ्रॉम द अर्थ। और इसकी ग्रेविटी जो है वो 1/6 ऑफ द अर्थ है। ठीक है। और ये टेम्परेचर जो है वो समटाइम्स हाई हो जाता है तो 100 डिग्री, और जो है लो हो जाता है तो -100 डिग्री। और फेजेस ऑफ मून की मैं बात कर रहा था, ये फेजेस आप देख रहे हैं। अब इस मून को यहाँ पर जो है ये देखें 8 फेजेस हैं, जिनमें न्यू मून, वैक्सिंग क्रेसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, इसको हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, इसको हम वैक्सिंग गिबस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये फुल मून बन गया। एंड देन फिर ये वेनिंग गिबस। अब वेनिंग गिबस किसको कहते हैं? ये वो फेज है जब बिटवीन हाफ मून हो और फुल मून फेज हो। ठीक है। उसके बाद जी ये थर्ड क्वार्टर है। ये वो मून होता है जहां पर मून जो है टू अपोजिट हो, हाफ लाइट हो और हाफ डार्क हो। ठीक है। और फिर जो ये है जिसको कहते हैं वेनिंग क्रेसेंट, यहाँ से सिर्फ थोड़ी सी लाइट हमें लेफ्ट साइड से हमें नजर आए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नजर आएगा, तो साउथ में ये ब्लैक होगा। ये देख रहे हैं आप।
completely invisible हो, night sky, because we are facing the dark side of the moon. आप ये देख रहे हैं पिक्चर्स साथ साथ वैक्सिंग क्रेसेंट की भी, समझ आ रहा है आपको? देख रहे हैं। अब ये सारे मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर करूंगा। डिटेल्ड लेक्चर है ये जी। और फिर जी हमारा टॉपिक, एक और टॉपिक जिसको हम इक्लिप्सेस कहते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले सालों से ये आ रहे हैं। लेकिन एक टॉपिक पीछे रह गया था, स्टार्स। मैं स्टार्स की बात बता दूं। अ, कि- जरा देखिए, तो स्टार जो है वो एक स्पेयर होता है गैस का, जो कि होल्ड टुगेदर, जिसको ग्रेविटी से होल्ड किया जाए। और ये स्टार जो है जी क्लोजेस्ट स्टार है टू द अर्थ। और हमारा जो क्लोजेस्ट स्टार है वो सन है। और अब जरा इक्लिप्सिस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये जो है जिसको हम चांद गिरन, सन सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स कहते हैं, उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर हर साल एक शॉर्ट नोट आपके पास आ जाता है। इक्लिप्स बेसिकली जो है ना, कहते हैं किसी चीज को शेडो कर देना। किसी ऐसी चीज को शेडो कर देना जैसे आपका जो पैरामीटर है, कोई पार्ट जो है वो नजर ही ना आए। अब जरा इक्लिप्स की हम डिस्कस करते हैं इक्लिप्स को। वी वी आर फेसिंग सम इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज। अच्छा जी, सोलर इक्लिप्स, जिसको इक्लिप्स ऑफ सन भी कहा जाता है, और ये तब होती है जी जब मून जो है, सूरज जो है, सूरज और जो है अर्थ के बीच में जो है चांद आ जाए, और इसका जो शेडो होता है मून का, फॉल्स ऑन अर्थ। और इस तरह जब इस मून का शेडो अर्थ पर गिरता है तो उसकी वजह से पूरा सन जो है वो कवर हो जाता है। और ये कोई 2 से 3 मिनट सरवाइव करती है, और लॉन्गेस्ट से ज्यादा 7.5 मिनट सरवाइव कर जाती है सोलर इक्लिप्स। और फिर ल्यूनर, जिसको इक्लिप्स ऑफ मून कहते हैं, ये तब होती है जब अ, सूरज और चांद के बीच में अर्थ आ जाए, जमीन चक्कर खाना स्टार्ट कर दे, और इस दौरान मून हमें अर्थ पे नजर नहीं आता। और ये 3 घंटों से ऊपर हो सकती है। और ये अर्थ शेडो एक्सटेंड करती है अराउंड इस फेज के अंदर। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसको कहते हैं, एक पार्ट को पिनम्ब्रा और एक जो है जी अम्ब्रा। अब ये जो डार्केस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं अम्ब्रा, और जो लाइटेस्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, पिनम्ब्रा। देख रहे हैं, डार्केस्ट पार्ट, डार्कर इनर एरिया। आप बात कहीं हाफ सोलर पार्शियल भी होती है ये। और फिर जी टाइड्स caused by the moon. This is the topic from the astronomy, and we will inshallah try to cover the longer lecture tomorrow, when we will discuss the food sciences and then environmental sciences, and then also we try to discuss the remaining portion of the science. And if we left some questions or the topics, then we will try to cover another day. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। एंड इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, और जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन नहीं कर पाए तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, आप अपने टाइम पे सुन भी जाएंगे। और ये डेटा जो है मैं आपके साथ जो है वो भी शेयर करूंगा कुछ टाइम बिंग में। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस।